Hello students, welcome to Science for Education. Today I am going to teach you about the solid state chemistry. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि आपका जितना अच्छा इमेजिनेशन पावर होगा उतने अच्छे से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि अगर आप 2D एंड 3D पिक्चर के थ्रू समझते हो तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, इस चैप्टर को आसान करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही एनिमेशंस कर रखा हूँ, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। डिफरेंट मैंने पिक्चर यूज किया है और इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखो, यहाँ पर इंट्रो तो आपको पता ही होता है कि सॉलिड स्टेट क्या है, बट यहाँ पर क्या है कि क्लास 12th में इसको और अच्छे से मतलब एक तरह से ब्रीफली समझाया जाता है। बहुत ही अच्छे से इसको क्लासिफाई किया गया है कि एक्चुअल में सॉलिड स्टेट होता क्या है। ओके, देखो यहाँ पर नेचर के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो नेचर में हम लोग डेफिनेटली 3 टाइप्स के सब्सटेंस के साथ हमेशा डील करते हैं, जो कि 3 डिफरेंट फेज में पाए जा सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हम लोग डेली लाइफ में इसी तरह के सब्सटेंस के साथ डील करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं पॉइंट बोलूँ, दैट इज सॉलिड, जो कि हम लोग क्लास 9-10 में भी हमें पता होता है कि इसका क्या डेफिनेशन होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो यहाँ पर जैसे पहला जो प्रॉपर्टीज है आप देख पा रहे हो, दैट इज रिजिड, फिक्स्ड शेप एंड नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड वॉल्यूम। इस तरह का अगर कोई प्रॉपर्टीज दिखाता है तो हम लोग जनरली से क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिक्विड के रेस्पेक्ट में, दैट इज नॉट ए रिजिड, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट अगर मैं गैसेस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इनके रिस्पेक्ट में भी आपको सारा प्रॉपर्टीज आपको पता होता है, बट क्या इतना जानना सफिशिएंट है? नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे और अच्छे से कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में सॉलिड स्टेट है क्या। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स लिखे, जिस तरह से प्रॉपर्टीज लिखे, इसके बेसिस पर क्या मैं सॉलिड को क्लासिफाई कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर सॉलिड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरली आपको पता होना चाहिए, जब आपको पूछा जाता है व्हाट इज सॉलिड, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, जनरली स्टूडेंट क्या बोलते हैं, द सब्सटेंस विच है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। बट अगर मैं इसके हिसाब से पूछूं तो देखो, मेरे हाथ में एक रिमोट है और ये किसी न किसी मेटल से बना हुआ है। ऑफ कोर्स ये यहाँ पर किससे बना हुआ है, किसी पॉलीमर मेटेरियल से बना हुआ है। और क्या ये सॉलिड है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे जवाब देंगे क्या, कि यस इट इज ए सॉलिड बिकॉज इट इज ए हार्ड। बट इन रियल सिनारियो अगर आप क्लास 12th के हिसाब से चलते हो, ऑल राइट, अगर क्लास 12th के हिसाब से चलोगे, देन इट इज नॉट ए ट्रू सॉलिड, बिकॉज आप पहले ही डिफाइन क्या किए हो, आप बोलते हो कि द सब्सटेंस विच है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। बट जिस मेटेरियल का ये बना हुआ है, जिस पॉलीमर्स का ये बना हुआ है, इसे हम क्या कर सकते थे, डिफरेंट शेप में ला सकते थे। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो जिस शेप में ये आप देख पा रहे हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन हो सकता था कि हम इसको अलग शेप में भी ला सकते थे आसानी से। तो याद ये रखना है कि रियल सॉलिड उसे हम कहेंगे जो कि एक पार्टिकुलर शेप में ही पाया जाता है। अगर मैं उसे प्रिपेयर करूं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से और अगर वो सेम शेप में फॉर्म हो रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग, अगर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसका जो शेप है वो हमेशा सेम रहे, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज सॉलिड। तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्रू सॉलिड कहेंगे। जबकि हमारे पास बहुत सारा एक तरह से रिजिड मटेरियल होता है जो कि सॉलिड जैसा प्रॉपर्टीज तो दिखाता है, बट दे आर नॉट ए ट्रू सॉलिड। मैं बात कर रहा हूँ ट्रू सॉलिड के रेस्पेक्ट में। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे चौक या फिर ग्लास, आप देखते हो क्या वो अलग अलग शेप में पाया जा सकता है। दे आर नॉट ए सॉलिड, दे आर नॉट ए ट्रू सॉलिड। मैं ट्रू सॉलिड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जब मैं सॉलिड को डिफाइन करना चाहूँ तो सिर्फ फिक्स शेप बोलने से नहीं चलेगा। अब हमें ये भी समझना है कि ट्रू सॉलिड में एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, दैट मीन्स जिस पार्टिकल से सॉलिड बना हुआ है, वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होना चाहिए। ओनली देन यू कैन कॉल इट ट्रू सॉलिड। देखो, दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या होगा, सॉलिड का ट्रू डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, दैट इज रॉक सॉल्ट एंड शुगर।
इसके अलावा भी और बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, किचन में हम लोग हमेशा यूज करते हैं। रॉक सॉल्ट, वट एवर द ओरिजिन ऑफ रॉक सॉल्ट डज नॉट मैटर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में इसे बनाया गया है, ऑफकोर्स इसका जो शेप आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा आपको क्यूबिकल शेप में मिलेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर मैं इसके लिए रीजन देखूं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास, मान लो कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास रॉक सॉल्ट है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सोडियम प्लस, ये एक चार्ज होता है, एंड सोडियम प्लस के बगल में आपको क्या मिलेगा बच्चे, दैट इज Cl माइनस। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम प्लस, एंड इसके बगल में फिर क्या मिलेगा, Cl माइनस, बिकॉज अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा मैं इसको और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर रो में भी इसको प्लेस कर सकता हूँ, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस। ऑफ कोर्स ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। देखो ये जो मैंने पिक्चर बनाया है दिस इज इन 2D फॉर्म, मैंने इसे 2D फॉर्म में बनाया है, लेकिन इसी तरह से सोडियम प्लस के ऊपर क्या आएगा, फिर Cl माइनस, एंड Cl माइनस के ऊपर क्या आएगा, सोडियम प्लस। और इस तरह से अगर ये क्रिस्टल ग्रोथ करता है, ऑफ कोर्स दे एक्वायर क्यूबिकल शेप, इनका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, वो क्यूबिकल होगा। सो व्हाट एवर द ओरिजिन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आप किस शॉप से इसे खरीद रहे हो वो मैटर नहीं करता है, किस जगह से लेकर आ रहे हो वो मैटर नहीं करता है। अगर इसे बनाने वक्त अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में बनाया गया है, देन इट ऑलवेज एक्वायर्स ए क्यूबिकल शेप, देयर शेप विल बी सेम, only then it is called as a true solid। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है और ये क्या कर रहा है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ये क्रिएट हो जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉलिड का डेफिनेशन यहाँ होता क्या है। सो यहाँ पर देखो मैंने इसके हिसाब से ये एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम क्लोराइड का। अब इस डेफिनेशन को जरूर लिख लेना, बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा ऑलराइट, ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या होगा, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू सॉलिड। देन उन सभी सब्सटेंस को क्या कहेंगे जिनके पास समवट क्या है, रिजिडिटी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी होता है, उसे बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट उनके पास सिर्फ एक डिफरेंस होता है क्या, ट्रू सॉलिड से, कि उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होता। जैसे प्लास्टिक से बनने वाला मटेरियल, रबर से बनने वाला मटेरियल, ग्लास से बनने वाला मटेरियल, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, हम जैसे चाहेंगे उस शेप में से हम बना सकते हैं, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर में। देन हम इसे क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज, आपको पता होना चाहिए, इन्हें हम कहते हैं सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है फेक सॉलिड। तो यहाँ पर मैं उन्हीं सभी पॉइंट्स को समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर इन सभी बातों को मैं लिख रखा हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ग्लास मटेरियल है और ये रबर मटेरियल है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनमें ग्लास मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैफेजेड मैनर में इरेगुलर पैटर्न में ये अरेंज है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से अपना शेप, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से अरेंज है, कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए सूडो सॉलिड। ये सूडो सॉलिड होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से सॉलिड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है एंड एमरफस सॉलिड आता है। एमरफस सॉलिड इज नथिंग बट ए सूडो सॉलिड, ऑलराइट। सो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सब्सटेंस विच है डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जिनके पास डेफिनेट शेप होता है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एमरफस सॉलिड के रेस्पेक्ट में, देन दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इनके पास कोई डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता
है, इन्हें हम जैसे चाहेंगे उस फॉर्म में, उस ज्योमेट्री में हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये पिक्चर भी आपको ध्यान में रखना है किस तरह से यहाँ पर ग्रीन एंड रेड बॉल अरेंज है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि मैंने 2D में बना रखा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें एमरफस सॉलिड के रिस्पेक्ट में, तो आप देखो यहाँ पर ग्रीन एंड रेड बॉल किस तरह से ये अरेंज है। ये एक तरह से एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसी तरह से देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, दे हैव डेफिनाइट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि एमरफस सॉलिड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि आप समझो कि NaCl के रिस्पेक्ट में समझाना चाहूँगा। देखो NaCl का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 के पास होता है। मान लो कि मैं एक रफली डेटा ले रहा हूँ, 801 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट। अगर आप इसको 795 डिग्री सेल्सियस पर भी हीट करोगे, ये मेल्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर देखो खास बात क्या है कि सोडियम प्लस एंड Cl माइनस के बीच में, क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ मतलब एक तरह से एनर्जी चाहिए वो एक डेफिनेट फॉर्म में चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि NaCl 801 में ही मेल्ट करेगा, अगर आप 795 भी ले जाते हो ये मेल्ट नहीं करने वाला है। दैट इज वाई NaCl इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अगर आपके पास एमरफस सॉलिड है, सपोज दैट यहाँ पर आपके पास मटेरियल बना हुआ है रबर से या फिर प्लास्टिक से, उसे अगर आप क्या करते हो, अगर आप उसे हीट करते हो, देन दे रिक्वायर्ड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। काफ़ी स्टार्टिंग में ही लो टेम्परेचर में ही, कम टेम्परेचर में ही वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा और हाई टेम्परेचर तक वो मेल्ट करता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप देखे होंगे कोई भी प्लास्टिक चीज़ आप जलाते हो तो वो क्या होता है, शुरुआत में धीरे धीरे मेल्ट करता है और आगे बहुत देरी तक वो मेल्ट करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा यहाँ पर देखो रीजन मैंने समझा रखा है कि जब ऑन सप्लाइंग हीट द होल क्रिस्टल वुड collapse at the same time at a fixed temperature with a sharp transition from the solid to the liquid state। और इसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दे फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। जबकि यहाँ पर एमरफस सॉलिड के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने एमरफस सॉलिड ले रखा है तो एमरफस सॉलिड में क्या होगा, दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पर सिस्टम अलग है, यहाँ पर ये शॉर्ट रेंज को नहीं फॉलो करता है, दे फॉलो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कारण यहाँ पर देखो समझने का कोशिश करना कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है। और एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ जो कि एनिमेशंस के थ्रू ये बनता चला जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है एक्चुअल में। दिस इज नथिंग बट ए SiO2, बट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2 है, जिसे हम लोग क्वार्ट्ज भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो किस तरह से ये डेफिनेट पैटर्न में ये अरेंज है। जबकि इसी SiO2 को अगर आप फास्ट कूलिंग के थ्रू बनाते हो तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये ग्लास मेटल फॉर्म करता है जिसका डेफिनेट शेप नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेम सब्सटेंस, सेम केमिकल सब्सटेंस को आप क्रिस्टलाइन भी बना सकते हो और एमरफस भी बना सकते हो। बट आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ कूलिंग आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आप रेट ऑफ कूलिंग आपका बहुत ही स्लो है, सपोज दैट रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही स्लो होने पर होता क्या है कि जो यहाँ पर एलिमेंट मौजूद है उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सही पोजीशन एक्वायर करने का। जबकि अगर आपका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही फास्ट है देन रेंडमली वो कहीं भी एक्वायर हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा जो शेप मिलेगा वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में मिलेगा, कोई डेफिनेट फॉर्म में हमें वैसा ज्योमेट्री नहीं मिलने वाला। तो देखो यहाँ पर ये NCERT के एग्जाम्पल है। अगर आप क्रिस्टलाइन SiO2 बनाते हो देन इट इज कॉल्ड एज क्वार्ट्ज, जबकि एमरफस SiO2 दैट इज कॉल्ड एज ग्लास, ये ग्लास होता है। सो SiO2 दोनों में कॉमन क्या है, SiO2 दैट इज द केमिकल स्पीसीज जो प्रेजेंट है वो सेम है लेकिन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा जबकि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि क्रिस्टल हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ये
यहाँ पर जिस ऑर्डर में ये सजा हुआ है उसको ये फॉलो कर रहा है, काफ़ी आगे तक ये फॉलो करेगा जितना ये आगे ग्रोथ करता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा, ये कुछ आगे तक फॉलो करेगा। सपोज दैट अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ए बी सपोज दैट शुरुआत में फॉलो कर भी गया, लेकिन अचानक से यहाँ पर क्या होगा, देन बी ए इस तरह से ये पैटर्न हो जाएगा। दैट इज द एमरफस सब्सटेंस। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होगा वो इस तरह से ए बी के पैटर्न में ये अरेंज होगा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है दैट इज एनिसोट्रॉपिक, और उसके रेस्पेक्ट में लोग बात करते हैं आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑलराइट, जहां पर आप देख पा रहे हो कि डेफिनेट पैटर्न में सारे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स अरेंज है, कोई भी इधर उधर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी अगर लाइन पास करते हो, लेट्स सपोज दैट इफ यू वांट टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आपको हर एक डायरेक्शन में सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? मैं इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन से मेजर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्लू बॉल्स व्हाइट बॉल्स, ब्लू बॉल्स व्हाइट बॉल्स। एक तरह से इसका एनवायरनमेंट किस तरह से अल्टरनेटिव पोजीशन में ये सारे के सारे एटम्स ये मौजूद है, ऑलराइट। जबकि अगर इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप क्या करते हो, अगर आप अदर डायरेक्शन से मेजर करते हो, इस तरह से वर्टिकली इसको आप मेजर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पैटर्न जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, लेफ्ट साइड में व्हाइट बॉल्स है और राइट साइड में ब्लू बॉल्स है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट ही चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ना, इसमें इन्वायरमेंट अलग है लेफ्ट और राइट में, जबकि इसमें इन्वायरमेंट अलग है लेफ्ट और राइट में। यहाँ पर आप देखोगे जो व्हाइट बॉल्स है वो एक साथ है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे जो भी यहाँ पर व्हाइट बॉल्स है, इसे थोड़ा कलर मैंने चेंज कर दिया था एनिमेशंस के बाद। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो ये व्हाइट बॉल्स है ये अल्टरनेटिव पोजीशन में मौजूद है, यहाँ पर ब्लू बॉल्स जो है वो भी क्या है, अल्टरनेटिव पोजीशन में मौजूद है। इसी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, इसका प्रॉपर्टीज अलग अलग निकलेगा। सो व्हाट इज द एनिसोट्रॉपिक, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अलग अलग डायरेक्शन से, देन यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जबकि आइसोट्रोपिक के केस में अगर आप देखोगे तो आइसोट्रोपिक के केस में वैसा ये नहीं है। यहां पर आप देखो, यहां पर इस डायरेक्शन के अलोंग देख लो ए बी, या फिर इस डायरेक्शन के अलोंग देख लो सी डी। इसमें आप क्या देख रहे हो कि किसी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट से अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्फ्लुएंस होता भी है तो जस्ट थोड़े आगे जाकर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या हो जा रहा है, उस इन्वायरमेंट से चेंज हो जा रहा है, एक अलग इन्वायरमेंट मिल जा रहा है, फिर से अलग इन्वायरमेंट। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में आपको सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकुलर इन्वायरमेंट इसे मिला ही नहीं जो कि ये अपना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाए। सो ऑन एन एवरेज इसका जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एक जैसा मिलता है, वो अलग अलग नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट इसके साथ है, इसके साथ एक अलग से इन्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके इन्वायरमेंट में ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर इन्वायरमेंट नहीं है जिससे वो रिजल्ट दिखा सके। थोड़ी देर आगे जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाना चाहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट आगे में फिर से क्या हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, फिर से इन्वायरमेंट चेंज हो गया। सो ऑन एन एवरेज इसका सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जैसा ऑब्जर्व होता है। तो इस चीज को आपको समझना है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस इज फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये एमरफस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर के वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सारा रिजल्ट एक जैसा मिलता है, जबकि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर के वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेगा। तो मैंने एनिसोट्रॉपिक के रेस्पेक्ट में भी बता दिया है।
The physical properties such as refractive index, electrical conductance, dielectric constant, etc. of amorphous solids are same in all direction. ये आपको समझ के रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. नेक्स्ट देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने सभी को एक साथ दिखा दिया क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये रह गया है, ये बहुत सारे बुक्स में ऐसे दिया हुआ नहीं है, कुछ बुक्स में दे रखा है, जैसे ओपी टंडन के बुक में आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, यहाँ पर क्या है, दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व. दैट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको अगर कूलिंग कर्व अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, किसी तरह का स्मूथ कूलिंग कर्व नहीं मिलेगा. जबकि यहाँ पर एमरफस सॉलिड के केस में आपको क्या मिलेगा, एक स्मूथ कूलिंग कर्व मिलेगा. दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कूलिंग, दैट उसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा या लिक्विड सॉलिड में जा रहा होगा. जनरली कूलिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा होगा. तो उस कंडीशन में फेज में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन. और याद रखना है आपको कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है कि जब भी फेज ट्रांजिशन होता है उस टाइम ये क्या हो जाता है, ये टर्म जो आप देख पा रहे हो दैट इज थर्मल अरेस्ट. थर्मल अरेस्ट मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इवापोरेशन के टाइम या फिर बॉइलिंग के वक्त वाटर बॉयल हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. उसी तरह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के टाइम क्या होता है कि जब मैं इसे कूल करूं तो उस टाइम क्या होगा, ये आपको मिलेगा लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम, थर्मल अरेस्ट. दैट मीन्स टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा और इस जगह से ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम के साथ जितना आप टेम्परेचर लो करोगे. जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जिस तरह से होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या होगा, ये स्मूथली ये धीरे 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 सॉलिडिफाई होता जाएगा, एक पॉइंट पर जाकर ये सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमरफस सॉलिड. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में कि दे गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स. देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स किसका बनना पॉसिबल है, जिसका एक पार्टिकुलर स्केलेटन हो, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर हो. ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर अलग हो, यहाँ पर अलग हो, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, तो उसका कोई पार्टिकुलर एक्सरे डिफ्रैक्शन तो नहीं बनने वाला. ये तो आपको पता होना चाहिए. जबकि एमरफस सॉलिड के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसी तरह से यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन दिखाएगा, एमरफस नहीं दिखाएगा. 7th पॉइंट में क्या है, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर मास है आपके पास सॉलिड का, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है दैट इज डेफिनेट, वो फिक्स होता है. ओके, सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स है. और यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस है और उसे मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर प्रेशर में, तो हमें क्या करना होगा, एक डेफिनेट हीट ऑफ वहाँ पर एनर्जी देना ही होगा. विदाउट वो सप्लाइंग एनर्जी ये नहीं होने वाला चेंज कंप्लीटली. जबकि एमरफस के केस में क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. ये सारा क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ये इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि इनके पास इरेगुलर पैटर्न में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स अरेंज होता है, जबकि इनके पास रेगुलर पैटर्न में होता है. तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड. और मैंने देखो एग्जाम्पल दे रखा है NaCl, शुगर, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज SiO2, दैट इज क्रिस्टलाइन SiO2. जबकि यहाँ पर देखोगे तो गिलास का भी SiO2 होता है, लेकिन ये क्या होता है, एमरफस SiO2 होता है, जहाँ पर SiO2 रेंडमली कहीं से भी किसी भी तरह से ये अरेंज होता है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ओके, इस पॉइंट को मैं लास्ट में भी समझाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक में आता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर फिक्स है भाई, और इसी वजह से ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर जब इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला जाता है इंटेंसिटी वर्सेस एंगल में, तो कुछ पार्टिकुलर प्लेन का इस तरह का आपको डेफिनेट पैटर्न मिलेगा. ओके, जबकि यहाँ पर इस तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है. तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ब्रैग्स लॉ में समझाऊंगा, वो लास्ट टॉपिक होता है. बट इस टाइम आपको ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता होना चाहिए.
ओके, सो आज के लिए मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके और भी एनिमेशंस और डीप कॉन्सेप्ट पर। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखना, क्योंकि वो कंप्लीटली इमेजिनेशन बेस्ड होता है और उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एनिमेशंस कर रखा है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ऑल राइट।